प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल @unique plus 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में 12th फिजिक्स के लेक्चर में पढ़ रहे थे संधारित्र एवं परावैद्युत। इसका आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 नहीं, लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इसकी जो धारिता होती है, इसका कल हम लोगों ने व्यंजक निकाला था। इसकी जो धारिता होती है उसका हम लोगों ने क्या किया था? व्यंजक निकाला था। ठीक है, तो ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यानी इसके का जो आगे वाला टॉपिक होगा हम लोग क्या करेंगे? उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे इसकी जो धारिता आई थी वो क्या आई थी? ए एप्सिलॉन नॉट डी आई थी, या क्या करेंगे? ए के एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा। यही कुछ आपकी धारिता है। आज हम लोग इसके आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, जो हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर। क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर। तो सबसे पहले इसका टॉपिक क्लियर करेंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद में इसकी डिफिनीशन। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास में कोई क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके बीच का माध्यम वायु भी हो सकता है। अब इसके बीच में कोई परावैद्युत पट्टी भी रखी जा सकती है। क्या रखी जा सकती है? कोई परावैद्युत पट्टी भी रखी जा सकती है। तो मान लीजिए ये कोई परावैद्युत पट्टी रखी हुई है। अब जब ये परावैद्युत पट्टी रखी हुई है, इस पे हम क्या करेंगे? आवेश की मात्रा को जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। अब बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर होता है, ध्यान रखिएगा। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो ये जो हमारा इंसुलेटर पदार्थ था, ये तो चालक कर नहीं सकता था, यानी चालन कर नहीं सकता था। लेकिन जब इसका विभवांतर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी सतह से बाहर निकलने लगते हैं। अब इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं या वैद्युत भंजन कहते हैं। मीन्स जब परावैद्युत जो हम लोग क्या करें, अपने संधारित्र पर आवेश इतना बढ़ा दें या उसका विभव इतना बढ़ा दें जिससे कि उसके बीच उपस्थित परावैद्युत के इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? चालन करने लगे उसकी सतह से बाहर निकल करके। तो इस घटना को कहते हैं वैद्युत भंजन कहते हैं। और वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से बात को सुनिएगा, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। और समांतर प्लेट संधारित्र या संधारित्र की प्लेटों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर जिस पर उनके बीच रखे डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के मध्य वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है या भंजन विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो चलते हैं डिफिनीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या वैद्युत जो भंजन होता है क्या कहते हैं उसको। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो एक निश्चित विभवांतर के ऊपर जाने पर प्लेटों के बीच रखा परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच
रखे परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? चालन करने लगते हैं। पदार्थ के इलेक्ट्रॉन चालन करने लगते हैं, मीन कंडक्टिंग करने लगते हैं, चालन करने लगते हैं। ठीक, जब चालन करने लगेंगे तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को वैद्युत भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत भंजन कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा वैद्युत भंजन कहते हैं। ठीक, इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? परावैद्युत सामर्थ्य लिखा हुआ है। परावैद्युत सामर्थ्य की डिफिनीशन में आप लिखेंगे वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ में डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, क्या कहलाएगा? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। किसका कहलाता है? डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस का। जो डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस हम लोग अपने संधारित्र की प्लेटों के बीच में यूज कर रहे हैं, उसके लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वो पदार्थ क्या करे? बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे परावैद्युत सामर्थ्य। अगला क्या है? भंजक विभवांतर। इसकी भी डिफिनीशन देख लीजिए। इसकी डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? वह संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर जिसे वह अधिकतम विभवांतर जिसे डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस मीन्स परावैद्युत पदार्थ जिसे नहीं लिखेंगे, जिस पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जिस पर लिखेंगे। जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल या भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक विभवांतर ठीक, तो ये हो गई आपकी तीनों डिफिनीशन। क्या? वैद्युत भंजन, ये वाली डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। एंड लास्ट में जो लिखा हुआ था ब्रेकडाउन पोटेंशियल, क्या हो गया? भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो इस डिफिनीशन को आगे पढ़, इस डिफिनीशन से जब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, इस हेडिंग को थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। जब हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट
संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लेंगे पट्टी, रखी हो। ठीक, ये है आपकी हेडिंग, ये आपकी क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसका हिंदी रूपांतर है। हमसे क्या कह रहा है कि हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फाइंड करनी है। अगर केवल इतना लिखा होता तो इसको हम लोग पिछली वाली क्लास में फाइंड आउट कर चुके हैं। आज हमसे क्या कह रहा है कि हमारा संधारित्र है, हमारा क्या है, संधारित्र। तो चलो भाई हम संधारित्र बना लेते हैं। ये मान लीजिए क्या हो गया, संधारित्र की हमारी एक प्लेट, अब ये क्या हो गई, संधारित्र की हमारी दूसरी प्लेट। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ जो हमको फिगर में बनाना है वही अभी हमें थ्योरी में भी लिखना है। इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी, प्लेट का क्षेत्रफल है कैपिटल ए, प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए। इस पर जो आवेश दिया गया है प्लस क्यू, ऐसे इस पे प्लस आवेश दिया गया है। जब इस पे प्लस आवेश दिया जाएगा तो प्रेरण के द्वारा इस पर जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा है कि इसके बीच में कोई परावैद्युत पट्टी रखी गई है, इसके बीच में कोई क्या रखी गई है, ऐसे परावैद्युत पट्टी रख दी गई है जिसका परावैद्युतांक है के। अब इसकी जो मोटाई है वो क्या है, स्मॉल टी है। इस पट्टी की मोटाई क्या है, स्मॉल टी। इसको क्या किया गया है, किसी इलेक्ट्रिक स्रोत से जोड़ दिया गया है। अब इस वाली प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ा गया है, पृथ्वी से जोड़ा गया है। ठीक, ऐसे ही आपका फिगर बनाना। जो हमने फिगर में बनाया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। थ्योरी कंप्लीट करने के लिए जो हमने फिगर में बनाया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि माना, लिखेंगे क्या कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल, जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए हुआ, बीच की दूरी स्मॉल डी है। बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी। ठीक, फिर हम मान लेंगे कि माना दोनों प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई की तथा कैपिटल के परावैद्युतांक की कोई परावैद्युत पट्टी रखी हुई है। तो ये जो संधारित्र हमने बनाया है, ये जो हम लोगों ने फिगर ड्रा किया है, इस फिगर के बारे में जो थ्योरी था वो हमने आपको लिखवा दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से हमको क्या देखना है कि प्लेटों के बीच में है वायु और बीच में ये पट्टी रखी हुई है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्लेटों के बीच
वायु में दूरी कोई आपसे पूछे, किसमें पूछे, वायु में दूरी पूछे, तो जब वायु में दूरी पूछे, दोनों प्लेटों के बीच की कुल दूरी थी डी, बीच में वायु भरी होती लेकिन टी मोटाई की एक पट्टी रख दी गई, तो इस टी मोटाई को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वायु में दूरी हमको मिल जाएगी डी माइनस टी। वायु में दूरी हमको क्या मिल जाएगी, डी माइनस टी मिल जाएगी। और परावैद्युत की जो मोटाई तो वो टी दी हुई है, हम लोगों ने यहाँ पे माना। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम दो चीजें फाउंड करेंगे कि ये जो हमारी प्लेट है इसके बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और बीच में जो परावैद्युत पट्टी रखा हुआ है उस पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्लेटों के बीच, क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वायु में प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो ये वायु है E नॉट ले लेंगे, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा हमारा Q अपान ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ध्यान से देखिएगा, E इक्वल टू यहाँ पे होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा जी क्या हो जाएगा Q अपान ए हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे कि परावैद्युत जो हमारी पट्टी है, परावैद्युत पट्टी पर, परावैद्युत पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ जो परावैद्युत पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये भी होगा क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। अब आप लोग पहले चैप्टर ही पढ़े हैं क्या, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो वही वाला थ्योरी यहाँ पे हम यूज करेंगे, और जब वो वाला थ्योरी यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को Q अपान ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इतना आपको इतना काम कर ही लेना है। और इतना काम करने के बाद में फिर आपको क्या लिखना है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर B हो तो, विभवांतर B हो तो, अब जब हम मान लिए कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है, B है, तो जब B हो जाएगा तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो हमारी विभव प्रवणता की परिभाषा है पहले एक नज़र उसको देख लेते हैं। E इज इक्वल टू होता है B अपान D, तो यहाँ से B इज इक्वल टू हो जाएगा ED, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ED, यानी कि यहाँ पे जो हमारा B होगा, यहाँ पे हमारा B क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू वायु में दूरी प्लस परावैद्युत पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू परावैद्युत पट्टी की जो लेंथ है वो हम ले लेंगे। ठीक, इसको जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ध्यान, जो हमारा E है B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E नॉट D माइनस टी और प्लस E T हो जाएगा, क्या हो जाएगा E T हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा परावैद्युत पट्टी है, परावैद्युत पट्टी की मोटाई T है, तो वहां पर डिस्टेंस T हो जाएगी। ठीक, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट की वैल्यू रख देते हैं, किसकी वैल्यू रख देते हैं, E नॉट की। E नॉट की वैल्यू हमको क्या मिली है, सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्या मिली है, सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो रख देंगे भाई, ये हो जाएगा, सॉरी Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट मिली है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, अब ये क्या मिला है प्लस में, ये हो जाएगा Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा T। अब यहाँ से जो चीज़ कॉमन हो रही है, जैसे Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी
यहाँ पर भी है, इसको कॉमन कर लेंगे। b इज इक्वल टू हो जाएगा q अपान a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मिलेगा हमको d माइनस टी और प्लस में t अपान k। क्या मिलेगा? t अपान k मिलेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। 3 मानने के बाद एक छोटी सी लाइन लिखते हैं। छोटी सी लाइन में क्या लिखते हैं कि यदि संधारित्र की धारिता कैपिटल C हो तो C इज इक्वल टू क्या होता है? C इज इक्वल टू होता है, बताइए भाई, आप लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं। अगर ये चीज आप बोलने का डर रहता है तो इसको याद रखने का तरीका ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या ध्यान रखेंगे कि सिंपल वे में आप लिखेंगे। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इतना आपको याद होना चाहिए कि जैसे जैसे Q बढ़ाओगे B बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे Q का मान इंक्रीज करोगे B बढ़ता जाएगा। अब इसको हटाओगे तो ये CB हो जाएगा। इस तरीके से C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान B हो जाएगा। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान B हो जाएगा। तो अगर आप बोलते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहुंचिए। कहाँ पहुंचिए? बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहुंचिए। C इज इक्वल टू हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? Q अपान B मिलेगा। ये हो गया Q। अब B की वैल्यू क्या है? Q अपान A एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में D माइनस T और प्लस में T अपान K लिखा हुआ है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कुछ नहीं देखना है, जो कट रहा हो काट दीजिए। Q से Q काट देंगे, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। C इज इक्वल टू मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T और प्लस T अपान K। ये जो फार्मूला है ये हमें क्या मिला? जब हमारी संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्मॉल t मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रख दी जाए। क्या रख दी जाए? स्मॉल t मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रख दी जाए, तब जो हमारे संधारित्र होगा उस संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जो मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट अपान एक ब्रैकेट में D माइनस T प्लस में क्या हो जाएगा? T प्लस K हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और क्या देखेंगे? एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, विशेष स्थिति। क्या लिखते हैं? विशेष स्थिति, ठीक। विशेष स्थिति कई सारी होगी, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। अभी कल वाला फार्मूला भी हमको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो अभी फार्मूला मिला है उसको लिख लेते हैं। क्या मिला है? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T T प्लस K। तो हमको क्या फार्मूला मिला हुआ है यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। C इज इक्वल टू मिला है A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मिला है D माइनस T और प्लस T अपान K। यहाँ पे हमको विशेष स्थिति लगानी है। पहली स्थिति में हम मान लेंगे T इज इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स कोई परावैद्युत पट्टी ना रखी हो, पूरा क्या हो? वायु हो। क्या हो? वायु हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? इस कंडीशन में आपको मिलेगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा D माइनस 0 प्लस 0 अपान K की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो C इज इक्वल टू मिल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D, क्योंकि कल आप लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फाइंड किया था। दूसरी कंडीशन पे हम लोग मान लेंगे क्या कि D इज इक्वल टू T हो। D इज इक्वल टू क्या हो? T हो। मीन्स प्लेट की जो पूरी डिस्टेंस थी बीच की, उनके पूरे के बीच में परावैद्युत पट्टी रख दी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब C इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा D माइनस T और प्लस D अपान K हो जाएगा। ये पोर्शन 0 हो जाएगा, K ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपान D, ठीक। ये हम लोगों ने कब प्राप्त किया था? जब हम लोगों ने माना था कि हाँ हमारा संधारित्र किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है। अगली विशेष स्थिति तीसरी विशेष स्थिति में हम क्या देखेंगे? यदि T1 T2 T3 डॉट मोटाई की व क्रमशः K1 K2 K3 परावैद्युतांक K1 K2 K3 परावैद्युतांक की कई सारी पट्टियां रखी हों। क्या रखी हों? कई सारी पट्टियां रखी हों, ठीक। अब जब कई सारी पट्टी रख दी जाएगी तो इस कंडीशन में
एक्चुअल में होगा क्या कि जब कई सारी पट्टी रख दी जाएगी तो T1 T2 T3 सारी मोटाइयों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद में हमारी वायु में दूरी निकल के आएगी। तो यहाँ पे जो आपको फार्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा कि C हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, अब ये हो जाएगा D माइनस, अब ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, T1 अपान K1 T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो जब कई सारी पट्टियां रख दी जाएंगी तो आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा। तो ये था हमारा समांतर प्लेट यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, जब इसके बीच में क्या कर रख दिया गया, आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी रख दी गई। ठीक, तो ये हमारा था, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले इसको हम लोग हिंदी में समझेंगे। हिंदी में जब समझेंगे तो ये जो हमारी हेडिंग लिखी हुई है इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे क्या, इसकी हिंदी भी लिख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि समांतर प्लेट जो हमारा संधारित्र होता है इसकी ऊर्जा क्या होती है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत में एक हेडिंग पढ़ा होगा कि किसी आवेशित चालक की ऊर्जा, और आवेशित चालक की ऊर्जा में U इक्वल टू आपको मिला था पहला फार्मूला हाफ CV स्क्वायर। V इक्वल टू क्या मिला था, हाफ CV स्क्वायर, जिसको बाद में कई सारे टर्मों में तोड़ा गया था, बहुत सारा फार्मूला मिला था। जैसे आपने उसका डेरिवेशन किया है सेम एज इट इज आपको इसका भी डेरिवेशन करना है। तो इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए HW छोड़ रहा हूँ कि समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट के लिए ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। ठीक है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर ही आएगा। अब आइए इसको देख लेते हैं। ये हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा नजर मिलाते हैं इससे। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल ये और बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। और उसके बाद में कह रहा है ई वाला सब प्लस प्लस क्या है, यहाँ पे जैसे प्लस चार्ज दिया गया इधर क्या हो गया, प्रेरण के द्वारा निगेटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये हमसे कह रहा है कि इसको किसी इलेक्ट्रिक स्रोत से जोड़ दिया गया है, इसको क्या किया गया है, अर्थ से जोड़ा गया है। तो अर्थ से जोड़ने के बाद अब इसके प्लेटों के बीच में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी हमें एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। मीन्स इसके प्लेटों के बीच का जो आयतन होगा उसके प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी, ये व्यंजक हमको निकालना है। इसके प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी लिखने के बाद में हम लोग डेरिवेशन की ओर चलेंगे। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A व बीच की दूरी स्मॉल d है, बीच की दूरी स्मॉल d है। माना प्लेटों के बीच वायु भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ।
अब जब प्लेटों के बीच में आप लोगों ने वायु भर दिया तो वायु भरने के बाद में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसकी जो इसका जो कैपेसिटेंस होगा यानी धारिता होगी, माना संधारित्र की धारिता C है। माना क्या है? संधारित्र की, इसका डेरिवेशन सबसे इजी है, अभी आप लोग भी कहेंगे कि हाँ इजी है। संधारित्र की धारिता क्या है? C है। धारिता क्या है? C है। ठीक। अब वायु संधारित्र के लिए हम लोग C फाइंड कर चुके हैं। क्या फाइंड कर चुके हैं? C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट D होता है। ठीक, तो जब ये A एप्सिलॉन नॉट D हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ CB स्क्वायर। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ CB स्क्वायर। ऐसे करके लिख लेंगे, जहां यानी जहां B प्लेटों के बीच का विभव है। प्लेटों के बीच का विभव नहीं, विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। अब देखो हमको मिला क्या? U इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर मिला है। क्या मिला है? U इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ C का मान रख देंगे। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे C का मान रख देंगे। तो हमको मिला था U इज इक्वल टू हाफ, C का मान हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, अब हो गया B स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कोई इक्वेशन माना गया है? कोई नहीं माना गया है। इसको क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। अब 1 मानने के बाद में फिर लिखते हैं विभव प्रवणता की परिभाषा से। क्या लिखते हैं? विभव प्रवणता की परिभाषा से। परिभाषा से क्या लिखेंगे? यदि प्लेटों के बीच का, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा ED। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ED। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में ये वाली वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से। तो 1 से जब रखेंगे तो U इज इक्वल टू हो गया 1/2, ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब B स्क्वायर की जगह ED रखेंगे तो क्या हो जाएगा? E स्क्वायर D स्क्वायर। इस D से इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? 1/2, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और AD हो जाएगा। AD को हमने एक ब्रैकेट में रख दिया है। AD को हमने क्या रखा है? एक ब्रैकेट में रखा है। क्यों रखा है? पहले यहाँ समझ लेते हैं। देखो ये वाली डिस्टेंस ये है और ये वाला क्षेत्रफल क्या है? A है, तो इसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के बाद में लिखते हैं जहाँ AD प्लेटों के बीच का आयतन है। क्या है? आयतन है। अतः ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जैसे द्रव्य हम लोग घनत्व केवल निकालते हैं तो मास अपान डेंसिटी होता है, ऐसे ये क्या हो जाएगा? ऊर्जा अपान आयतन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये हो गया ऊर्जा अपान आयतन, ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से डिनोट करते हैं। एनर्जी हमारी आई है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ये है AD। अब हमने अभी क्या लिखा है कि यही AD क्या होगा? प्लेटों के बीच का आयतन होगा। AD से AD कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का जो ऊर्जा घनत्व है ये क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा। ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या होगा? जैसे द्रव्यमान घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऐसे इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल, और बटे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो हमारी जो एनर्जी डेंसिटी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक, तो ये था ऊर्जा घनत्व। ये क्या था? ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी था। अगली हेडिंग लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मीन संधारित्रों का संयोजन। अगर इसको हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो ये क्या हो जाएगा? संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का
संयोजन। ये आपके चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, संधारित्रों का संयोजन। इसमें हमको ये बताया जाएगा कि मान लीजिए हमारे पास दो से ज़्यादा संधारित्र हैं, तो उनको हम कैसे जोड़ें कि हमें ज़्यादा धारिता प्राप्त हो, कैसे जोड़ें तो हमें कम धारिता प्राप्त हो, ये हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। इससे पहले एक छोटी सी हेडिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आपको निकालना है क्या कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का फोर्स क्या होगा। ये मान लीजिए संधारित्र है तो इनके प्लेटों के बीच में फोर्स का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये फोर्स का जो फार्मूला होगा, जैसे कि अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखे हैं, फोर्स F इक्वल टू QE होता है। क्या होता है? QE होता है। बट यहाँ पे जो फोर्स आता है वो क्या आता है, 1/2 QE आता है। कैसे आता है एक नज़र में देख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, देखो जैसे इसके बीच अगर मान लीजिए कोई हम लोग कार्य करते हैं तो इनके बीच की दूरी d है, फोर्स F है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा, ठीक। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा। और अगर हम क्या करें कि इसके बाहर चले जाएं, कहाँ चले जाएं, यहाँ पे हम ऊर्जा निकालें तो U इक्वल टू हाफ CB² होता है। क्या होता है, हाफ CB² होता है। अब इसको लिख सकते हैं हाफ QB। हाफ क्या लिख सकते हैं, QB, C को Q/B करेंगे, B से B का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ QB हो जाएगा। अब B को लिख सकते हैं ED, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ QED। दोनों को इक्वल करा देंगे क्योंकि किया गया कार्य और एनर्जी दोनों इक्वल होता है। तो जैसे U और W को इक्वल कराएंगे आपको मिलेगा FD इक्वल टू 1/2 QED। D से D कैंसिल हो जाएगा और आपको फोर्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 QE। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स का फार्मूला QE होता है, लेकिन जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे तो यहाँ पे जब हम फोर्स का फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हाफ QE यूज करेंगे। कैसे होगा ये आपको हम सिखा चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, जो हमारी हेडिंग है संधारित्रों का संयोजन, क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं। रेजिस्टेंस का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध आप लोग पढ़े थे, दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। यहाँ पे भी क्या होगा, पहला होगा इन सीरीज या श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या होगा, इन पैरेलल या समांतर क्रम, ठीक। डिफिनीशन यहीं पे लिख लेते हैं ताकि डेरिवेशन में हमको डिफिनीशन ना लिखना पड़े। श्रेणी क्रम में अब डिफिनीशन क्या, श्रेणी क्रम में यही आप लोग जान लीजिएगा, जैसे हमारे पास संधारित्र होगा तो दो प्लेट होगी, क्या होगी, दो प्लेट होगी। तो श्रेणी क्रम की डिफिनीशन में क्या लिखोगे, जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को, दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहले की दूसरी प्लेट दूसरे के पहले प्लेट से और दूसरी की दूसरी प्लेट तीसरे के पहले प्लेट से जुड़ी हुई हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेट विद्युत स्रोत से और दूसरी प्लेट अर्थ से जुड़ी हो, ठीक है। या अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पैरेलल वाला क्या होता है, जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम लोग करेंगे क्या, फोटो बना लेते हैं। सबसे पहले फोटो बनाएंगे तो फोटो में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये हमारा A है और इस A से तीन संधारित्र क्या हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनकी धारिता क्या है, C1 C2 C3 है। इनकी धारिता क्या है, C1 C2 C3 है। पहले लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माना तीन संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या कि इनका विभवांतर अलग अलग होगा, अलग
अलग होगा, तो मान लेते हैं कि माना इनका विभवांतर क्या है, B1, B2 व B3 है। ठीक, यानी कि इसके और इसके सिरों के बीच का विभवांतर कहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये इसके और इसके सिरों का विभवांतर B1, इसके और इसके सिरों का विभवांतर B2, इसके और इसके सिरों का विभवांतर क्या है, B3। यदि पूरा विभवांतर B होगा, अभी हमको यूज मानेंगे, ये B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा, ये हमने मान लिया। अब इसमें होगा क्या कि जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, किस प्लेट को, पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर, किस पर, दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ जाता है। और यहाँ हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है ऐसे ही हम लोग आगे जाएंगे। तो देखो, जब इस पर हमने प्लस Q आवेश दिया, इस पर आ गया माइनस Q, ये भी पास में रखा हुआ है, तो प्रेरण के द्वारा अब इस पर आएगा प्लस Q, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस Q। सेम ऐसे इस पर हो जाएगा प्लस Q, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस Q। ठीक, तो इतना जगह यदि आप कर लेंगे, फिर आपका श्रेणी क्रम कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया, देखो हम प्रत्येक के लिए B1, B2, B3 का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे, B1 का। तो हमको क्या पता है, एक रिलेशन परमानेंटली याद रखिए, Q इज इक्वल टू CB। अब यहीं से आपको C निकालना है तो C का फार्मूला बनाइए, B निकालना है B का, Q निकालना है Q का। तो यहाँ से B इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम सिंपल में देखें तो B इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q अपान C। ओके, तो हमको निकालना क्या है, B1, B2, B3 की वैल्यू। तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C1, B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C1 हो जाएगा। और जो हमारा B2 है वो क्या हो जाएगा, Q अपान C2 हो जाएगा। और B3 हो जाएगा Q अपान C3, Q अपान C3 हो जाएगा। हो गया, तो ये B1, B2, B3 हो गया। अब एक्चुअल में होगा क्या कि जैसे ये हमारे अलग अलग कैपेसिटर का B1, B2, B3 पोटेंशियल है, तो टोटल A और B बीच के जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 लिख सकते हैं। इस तरीके से B इज इक्वल टू मिलेगा Q अपान C1, B2 इज इक्वल टू मिलेगा Q अपान C2 और B3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C3। Q यहाँ पे कॉमन है तो Q कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे, Q कॉमन कर लेंगे और फिर हम लिखेंगे Q आप ये हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब यदि हम इस C1, C2, C3 की जगह कोई ऐसा संधारित्र ले आए जिसकी धारिता क्या हो, C हो, और वो इसके इक्विवेलेंट हो जाए, इसके क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, तब क्या होगा, उसके लिए लिख सकते हैं कि यदि C1, C2 व C3 की तुल्य धारिता, C3 की तुल्य धारिता C हो तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 1 व 2 से हमको क्या मिलेगा, Q अपान C इज इक्वल टू Q आप 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 हो जाएगा। इस वाले से Q से ये वाला Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। कहने का मतलब क्या है कि जब हम संधारित्रों को यानी अपने कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उनकी जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम होगा, उनकी तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम यानी 1 अपान C होगा, ये अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में जल्दी से हम लोग देख लेते हैं समांतर क्रम। कौन सा क्रम देख लेते हैं, समांतर क्रम, जिसको आप लोग सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब समांतर क्रम में भी आप लोग लिखेंगे कि क्या, माना 3 संधारित्र, क्या लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र।
माना 3 संधारित्र कौन कौन है भाई, एक C1 है, एक C2 भाई साहब है, और तीसरे नंबर पे C3 है। C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम की पहचान क्या होती है, पोटेंशियल इक्वल होता है। जुड़े हैं तो इनका विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, समान होगा, विभवांतर समान होगा। ठीक, माना पहले संधारित्र पर, माना ये पहला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। माना Q1, Q2 व Q3 तीनों संधारित्रों पर आवेश है। क्या है, आवेश है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले फोटो ड्रा करते हैं। फोटो ड्रा करेंगे, हमारे पास 3 संधारित्र हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, ठीक, ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई। ये मान लीजिए A है, ये B है, तो इनके सिरों का जो विभवांतर होगा क्या होगा, B होगा। इसकी धारिता है C1, यहाँ पे प्लस Q1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q1। और इसकी धारिता क्या है, ये अगर हमारा C2 है तो ये हो जाएगा प्लस Q2 माइनस Q2। ये हमारा C3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस Q3, और इस दूसरी प्लेट पे क्या हो जाएगा, माइनस Q3। ये आपका फोटो बन जाएगा। अब जैसे वहाँ पे श्रेणी क्रम में हम लोगों ने V1, V2, V3 की वैल्यू फाउंड आउट की थी, ऐसे यहाँ Q1, Q2, Q3, तो Q इक्वल टू CB वाला रिलेशन यूज करेंगे। हमको Q1 इक्वल टू क्या मिलेगा, हमको Q1 इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमको Q1 इक्वल टू मिल जाएगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1B, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2B, और Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3B हो जाएगा। अब इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू C1B प्लस C2B और प्लस क्या हो जाएगा, C3B हो जाएगा। सिंपल वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा Q है ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3B हो जाएगा, इक्वेशन 1। और फिर लिखेंगे यदि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता, तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो तो, अगर C हो तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। 1 व 2 से जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 व 2 से हमको मिलेगा CB इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑफ B से B कैंसिल, तो यहाँ C इक्वल टू मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। कहने का मतलब जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में उन संधारित्रों का जो तुल्य धारिता मिलेगी वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होगा, अलग अलग योग के बराबर होगा। एक छोटा सा पॉइंट आप लोग सीख लीजिए, कभी कभी आ जाता है कि हमारे पास C1, C2 व C3 तीन संधारित्र हैं। अब इनको जोड़ करके हमें क्या करना है, न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करना है, न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी है। और कभी कभी आ जाता है कि इनको जोड़ करके अधिकतम धारिता प्राप्त कीजिए। इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, कब जोड़ेंगे तो हमको न्यूनतम मिलेगा, कब जोड़ेंगे तो धारिता अधिकतम मिलेगा। तो अभी आप लोगों ने देखा है, ये पैरेलल वाला देखा है। जब आप लोग पैरेलल देखे हैं तो C1, C2, C3 आया है। क्या आया है, C1, C2, C3। इसका मतलब कि जब हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम कब प्राप्त होगा, जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखो सीधे सीधे जोड़ दिया गया था तो अधिकतम हो जाएगा। और न्यूनतम कब प्राप्त होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम लोग इनवर्स ले लेते हैं, उसका रिवर्स ले लेते हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, हमको न्यूनतम मिलेगा। मीन्स न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये था आपका, आज ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। इसके न्यूमेरिकल के साथ हम अगली क्लास में आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे।